वो सूखा और फ्लारी था। ये बहुत पेट भरने वाला था, लेकिन रैट वन के लिए एकदम टेस्टलेस था, जिसके पास तेल, नमक और मांस की कोई कमी नहीं थी। ये सच में बहुत ही फीका और फ्लेवरलेस था, लेकिन इसे चावल की तरह एक मुख्य भोजन के रूप में उसे करना एक अच्छा विकल्प था। वो बस इतना नहीं जानता था कि ये चीज पेड़ों पर उगती है या जमीन में। क्या इसे उगाने की कोई पॉसिबिलिटी है, और इसकी पैदावार कैसी थी? इस चीज को क्या कॉल करते हैं? रैट वन ने अरबी को निगलते हुए जिज्ञासा से पूछा। तुम, पहाड़, तुम। हमने इसे एक माउंटेन में पाया। दस्ते के नेता ने भी मांस के दलिया का एक सिप लिया। ये इतना गर्म था कि उसकी आंखों के कोनों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हैप्पीली जवाब दिया, तुम्हारा स्वादिष्ट, नमकीन, फ्रेग्रेंट है, बस मुंह जला देता है। रैट वन ने उसे देखा और बिना बोले स्माइल किया। हालांकि वह सच में पूछना चाहता था कि यह पहाड़ कौन सा था। उसे पता था कि सामने वाली पार्टी उसे पक्का नहीं बताएगी। इस दुनिया में अपने खुद के नेता हान फोंग के अलावा शायद ही कोई लीडर सक्रिय रूप से दूसरों को खाना हासिल करने का अपना तरीका सिखाएगा। समूह ने अपना ब्रेकफास्ट जल्दी से खत्म किया। इससे टैरो कबीले के दस्ते के नेता को हान कबीले के साथ थोड़ा और फैमिलियर होने का मौका भी मिला। हान कबीला बेहद वेल्दी होना चाहिए। उनके कबीले वालों के पास भोजन या कपड़ों की कोई कमी नहीं थी, और उनके पास दूसरे कबीलों के साथ व्यापार करने के लिए सरप्लस नमक के पत्थर थे। इसके अलावा उनके पास, हे भगवान, वो क्या ऑब्जेक्ट है? वे असल में जंगली बीस्ट की सवारी करते हैं। सबको खाना खत्म करते देख खाना बनाने वाली महिलाओं ने भी बर्तन और प्याले पैक किए और उन्हें पास की झाड़ियों में छिपी बैलगाड़ियों पर रख दिया। तभी दस्ते के नेता ने नोटिस किया कि कुछ ही दूरी पर लकड़ी की बनी दो अजीब चीजें थी, और जिन लोगों ने खाना खत्म कर लिया था उन्होंने न जाने कहां से कई जंगली एनिमल्स को बाहर निकाल दिया। जिस बात ने उसे और भी अद्भुत महसूस कराया वो ये थी कि ये विशाल जानवर बहुत सीधे लग रहे थे, जो लोगों को अपनी सवारी करने दे रहे थे और चुपचाप उस बड़ी लकड़ी की चीज को खींचने में लोगों की हेल्प कर रहे थे। रैट वन, जो अभी उसके साथ खा रहा था, अब वह भी एक हॉर्स पर उछलकर बैठ गया। लगाम को पकड़कर उसने घोड़े को दस्ते के नेता की तरफ स्टीयर किया और उसे नीचे देखा। ठीक है, जल्दी करो और हमें मीटिंग स्थान पर ले चलो। मुझे लगता है कि तुम्हारे नेता अभी बहुत एंग्शियस होंगे, रैट वन ने लापरवाही से कहा। ओह, ये क्या बीस्ट है? क्या ये बाइट नहीं करता है? ये लोगों को ढो सकता है और मूव कर सकता है। दस्ते के नेता ने झिझकते हुए हाथ बढ़ाया और घोड़े के लंबे चेहरे को टच किया। घोड़े ने बस फुफकार मारी, लेकिन कोई एग्रेसिव हरकतें नहीं की। इसे हॉर्स कहते हैं। ये ग्रास खाता है। यह काटता नहीं है, लेकिन यह लोगों को लात मारकर जान से किल कर सकता है। इसलिए अच्छा होगा कि तुम इसके पीछे मत स्टैंड हो। जल्दी करो और राउट दिखाओ। हम सड़क पर टॉक कर सकते हैं। अरे राइट, अगर तुम वॉक नहीं करना चाहते तो बैलगाड़ी पर बैठ सकते हो। बस हमारे लिए दिशा पॉइंट कर दो। रैट वन ने लगाम खींची और अर्ज किया। दस्ते का नेता भी रैट वन के प्रस्ताव में बहुत इंटरेस्टेड था। उसे लगा कि यह हान कबीला और भी ज्यादा अमेजिंग होता जा रहा है। बिना चले आगे बढ़ने के इस तरीके को आजमाने के बाद वो पक्का 1 साल तक अपने कबीले वालों के सामने ब्रैग कर सकता था। जब वह वापस गया तो वह जल्दी से हान कबीले के लोगों के मार्गदर्शन में बैलगाड़ी पर बैठ गया, जो ड्राइवर के साथ आगे बैठा था। चालक को दिशा बताते हुए वह समय समय पर पीछे मुड़कर देखता रहा, क्योंकि अब जाकर उसने देखा कि इस घूमती हुई लकड़ी की चीज पर ऐसे कई उपकरण थे जिनका इस्तेमाल वह नहीं जानता था, लेकिन वहां कुछ ऐसी चीजें भी जिन्हें वो रिकॉग्नाइज कर सकता था, जैसे कुल्हाड़ियां। समूह इसी तरह तेजी से फर्दर बढ़ा। इस बीच टैरो कबीले के नेता यूटू इंतजार करते करते थोड़े एंग्शियस हो रहे थे। उन्हें यहां आए हुए आधा ईयर से ज्यादा हो चुका था। आखिरकार नमक के पत्थरों का एक नया सोर्स मिला था, लेकिन सामने वाली पार्टी उनसे बात करने पर अड़ी थी। क्या वे वरीड नहीं होंगे? इसलिए टैरो कबीले के नेता यूटू तुरंत अपने लोगों के साथ तय की गई मीटिंग जगह पर पहुंच गए, लेकिन काफी देर वेट करने के बाद कोई नहीं आया। उसे कैसे पता चलता कि रैट वन और उसके समूह को आने से पहले खाना फिनिश करना था? सौभाग्य से हान कबीले के पास मवेशी और हॉर्सेस थे, इसलिए इंतजार बहुत लंबा नहीं था। थोड़ी ही देर में टैरो कबीले का एक वॉरियर दूर से दौड़ता हुआ आया। नेता, वे अप्रोच कर रहे हैं। वे कमिंग हैं। वे जंगली बीस्ट्स की सवारी करते हुए आए। वहां एक जानवर है जो इंसान जितना टॉल है। जिस लीडर को हमने अभी देखा था वो उसी तरह के जानवर की सवारी कर रहा था। एक सींग वाला जानवर भी है जो एक बहुत बड़ी चीज को ड्रैग कर रहा है।
ऐसा लगता है कि हमारे कैप्टन भी उसी पर बैठे हैं, योद्धा ने एक्साइटेड होकर और लड़खड़ाते हुए कहा। तुम क्या नॉनसेंस बोल रहे हो? इंसान, बीस्ट्स। इससे पहले कि U2 उसे डांट पाते, हान कबीले की टीम दूर से आ चुकी थी। वो इंसान, वो चीज खींचने वाला जानवर, इस बार अपनी आंखों से देखकर वो इतना सरप्राइज हुआ कि लगभग अपनी जीभ काट बैठा। हालांकि ये सरप्राइज ज्यादा देर तक नहीं रहा। टोली के सबसे आगे चल रहे रैट वन ऊंचाई पर बैठे थे और दूर तक व्यू कर सकते थे। उसने U2 की साइड पहले ही देख ली थी। अपने पैरों से घोड़े के पेट को दबाते हुए उसने गति बढ़ाई और चार्ज किया, जिससे टैरो कबीले के योद्धाओं का समूह डरकर बार बार पीछे हटने लगा। सौभाग्य से रैट वन ने सीधे उनके चेहरे पर टारगेट नहीं किया। जब वह करीब पहुंचा तो उसने रेंज खींची। घोड़ा तुरंत अपनी जगह पर रुक गया, अपने आगे के खुर उठाए और आसमान की तरफ देखकर ने किया। घोड़े को स्थिर करने के बाद ही रैट वन सामने वाले को ग्रीट करने के लिए उसकी पीठ से नीचे कूदा। तुम टैरो कबीले के चीफ हो? रैट वन ने इशारों के साथ पूछा। हाँ, यस, मैं हूं। मैं टैरो कबीले का चीफ हूं। क्या तुम वो कबीले के नेता हो जिसके पास नमक के पत्थर हैं? U2 ने उस घोड़े को देखा जो अभी उसके सामने अपनी ताकत शो कर रहा था, और एक पल के लिए दंग रह गया। उसने तभी रिएक्ट किया जब रैट वन ने उसे अभिवादन करने के लिए आवाज दी। मैं नेता नहीं हूं, बल्कि कबीले के योद्धाओं का प्रभारी एक लीडर हूं। मैं इस बार यहां आया हूं क्योंकि हमारे नेता ने मुझे फॉरेस्ट में कुछ ढूंढने भेजा था। तुम्हारे कबीले वाले संयोग से हमसे मिले और कही कि उन्हें व्हाइट नमक चाहिए। इसलिए मैं तुमसे पूछने आया हूं कि तुम कितना नमक लेना चाहते हो और उसके बदले में तुम क्या एक्सचेंज करोगे? रैट वन ने इशारों के साथ एक्सप्लेन किया। जब वे बात कर रहे थे, पीछे का बड़ा ग्रुप भी आ पहुंचा। बैलगाड़ी पर बैठा दस्ते का नेता भी जल्दी से दौड़कर अपने चीफ के पास आ गया। ये सफेद नमक वही है जिसे तुम नमक के पत्थर कहते हो, राइट? अगर तुम्हारे पास बहुत सारा है तो नेचुरली जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। रही बात बदले में क्या लेन देन करने की, तो क्या तुम्हें जंगल के फ्रूट्स नहीं चाहिए थे? मैं तुम्हें साल में एक बार फल पिक करने दे सकता हूं। तुम जितना चाहो उतना ले जा सकते हो। हम इसे 1 साल के सफेद नमक से एक्सचेंज करेंगे। U2 ने झिझकते हुए वो कंडीशन रखी जिसके बारे में उसने काफी देर सोचा था। उसे लगा कि यह पहले से ही एक बड़ा कंसेशन था। आखिरकार उस जंगल में सच में बहुत सारे चेस्टनट्स थे। इसने पहले भी एक कबीले को सपोर्ट किया था, लेकिन रैट वन ऐसा नहीं थिंक करता था। सामने वाले की बात सुनकर वो एंगर से लगभग हंस पड़ा, लेकिन अपने क्रेडिट के बारे में सोचते हैं तेज स्वभाव वाले रैट वन ने जबरदस्ती इसे रोक लिया। धत, इतना एरोगेंट। 2 दिन इंतजार करो जब तक तुम हमारे चीफ को नहीं देख लेते। काश तुम तब भी ऐसे ही बात कर सको। रैट वन ने अंदर ही अंदर क्रिटिसाइज किया। तुम्हारे ट्राइब में इतने सारे लोग हैं, 1 साल का सफेद सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है। साथ ही तुम्हें एक बार में 1 साल का अमाउंट चाहिए, वो बहुत मच हो सकता है। मैं डिसीजन नहीं ले सकता, मुझे अपने चीफ को बताना होगा। और जो शर्त तुमने बताई है वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर तुम अभी रहते हो वो मूल रूप से हमारे जाने पर अबैंडन कर दी गई थी। हम हर साल इस शाहबलूत के जंगल से भी कलेक्ट करते हैं। ये ओरिजिनली हमारी चीज थी। तुम लोग बस रिसेंटली आए हो। तुम्हें आए कितना टाइम हुआ है जो ये तुम्हारा हो गया? इसलिए नेता से पूछे बिना भी हमारा कबीला इस शर्त को अग्री नहीं करेगा। लेकिन चूंकि अब तुम यहां रहते हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि फॉरेस्ट अभी भी हमारा है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जंगल में क्या करते हो, लेकिन तुम हमें वो करने से स्टॉप नहीं कर सकते जो हम जंगल में करते हैं। रही बातें सफेद नमक की, तो तुम्हें इसे किसी और चीज से एक्सचेंज करना होगा। रैट वन ने कुछ देर सोचा, कोशिश की कि समस्या ज्यादा न बढ़े, लेकिन हान कबीले का मोमेंटम भी कम ना हो और सामने वाले के साथ दोस्ताना रिश्ता भी बना रहे। उसने अपनी शर्तें बताने से पहले आधा दिन डेलिब्रेट किया। निस्संदेह रैट वन ने जो शर्तें बताई वे रिलेटिवली उचित थी। उसने सामने वाले का फायदा नहीं उठाया, न ही अपना मोमेंटम कम होने दिया। उसके थोड़े सिंपल दिखने वाले दिमाग ने सामने वाले के लिए एक गड्ढा भी खोद दिया था। रैट वन के पास असल में हान कबीले की तरफ से कबीले के सफेद नमक के लेन देन पर फैसला लेने की अथॉरिटी थी, लेकिन उसने जानबूझकर कहा कि वह नहीं ले सकता। यह साफ तौर पर एक बड़ा ट्रैप था। लेन देन जितना लंबा खिंचेगा, बदलाव आने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। इसके अलावा हान कबीले को कोई लॉस नहीं होगा, जबकि टैरो कबीले को नमक की आपूर्ति की अपनी कमी को लंबा खींचना होगा। यह समय जितना आगे बढ़ेगा,
इस बातचीत में हान कबीले के लिए उतना ही एडवांटेजेस होगा। बेशक रैट वन का गोल सिर्फ इतना ही नहीं था। वो आखिरकार वही प्रभावशाली इंसान था जिसने कीमत के अंतर के लिए सामान पलटने का आइडिया निकाला था। उसके पास अभी भी थोड़ी इंटेलिजेंस बाकी थी। U2 भी शाहबलूत के जंगल के मालिकाना हक के बारे में बातचीत करने में सामने वाले की सिंसेरिटी देख सकता था। उसने असल में इस पर सख्ती से अड़े रहने का प्लान नहीं बनाया था। इसे सिर्फ पूछताछ का पहला राउंड माना जा सकता था। खैर, क्या नेगोशिएशन ऐसा ही नहीं होता? आसमान छूती कीमत मांगना और जमीन पर वापस पे करना। तुम अपनी कंडीशंस बताओ, मैं सहमत हो या ना हो, ये मेरा बिजनेस है। इसके अलावा चूंकि वे सामने वाले से कभी नहीं मिले थे, फिर भी सामने वाले को शाहबलूत के जंगल की जगह, पैमाने और पैदावार के बारे में एक्यूरेटली पता था। साथ ही वे छोड़े गए रेजिडेंट्स के बारे में जानते थे। ये शर्तें एक साथ मिलकर यह तय करने के लिए काफी थी कि वे इंडीड वही कबीला थे जो यहां से चले गए थे। अगर नहीं भी तो वे अक्सर विजिट करते थे। इसलिए शाहबलूत के जंगल पर जबरदस्ती कब्जा करने का कोई अच्छा एक्सक्यूज नहीं था। हमारे ट्राइब में लगभग 500 लोग हैं। हमें बहुत सारा सॉल्ट चाहिए, सफेद सॉल्ट। अगर तुम्हारा कबीला एक बार में 1 साल की मात्रा प्रोवाइड नहीं कर सकता तो हम धीरे धीरे व्यापार कर सकते हैं। साथ ही शाहबलूत के जंगल के बारे में हम वैसा कर सकते हैं जैसा तुमने कहा। लेकिन तुम सफेद नमक को किस चीज के बदले एक्सचेंज करना चाहते हो? अगर तुम्हें बहुत सारी चीजें चाहिए तो शायद मैं अग्री ना कर पाऊं। U2 ने कुछ पल सोचा और अपने हाथ स्प्रेड कर दिए। किस चीज से एक्सचेंज करें? बहुत कुछ अवेलेबल है। प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिसकी हमें जरूरत है? तुम्हारे पास पक्का इस तरह के मवेशी नहीं होंगे, राइट? रेट वन ने अपने बगल वाले हॉर्स को थपथपाया और पूछा। नहीं। जानवरों की स्किन्स के बारे में क्या ख्याल है? अगर क्वांटिटी बड़ी है तो वह भी काम करेगा। रैट वन ने पूछना कंटिन्यू रखा। खांसते हुए वो भी ज्यादा अवेलेबल नहीं है। U2 का चेहरा थोड़ा रेड हो गया। वे अभी आधा साल पहले ही यहां सेटल हुए थे और अभी तक ठीक से पैर भी नहीं जमा पाए थे। उनके पास आपूर्ति का बड़ा रिजर्व कहां से आएगा? साथ ही उनके कबीले में कई लोग थे और सर्दियों के लिए बहुत सारे जानवरों की स्किन्स की जरूरत थी। ये काफी अच्छा था कि उन्हें जानवरों की खाल के ट्रेड के लिए दूसरे कबीलों को नहीं खोजना पड़ा। व्यापार के लिए उनके पास एक्स्ट्रा कहां से होगा? अगर वे जंगल के करीब न होते जहां जलाऊ लकड़ी की कोई कमी नहीं थी, नदी के करीब जहां पानी और मछलियां थी, साथ ही आपातकालीन भंडार के रूप में शाहबलूत का जंगल और उनके द्वारा खुद उगाए गए अरबी न होते, तो ये अनसर्टेन था कि ये सर्दी आसानी से कट पाएगी या नहीं। मवेशी एब्सेंट है, जानवरों की स्किन्स वो भी तुम्हारे पास नहीं है। पानी के कंटेनर्स के बारे में क्या तुम्हारे पास बहुत सारे आइटम्स हैं? रैट वन ने एक स्ट्रेंज मुस्कान के साथ पूछा। वह भी नहीं है। U2 3 और भी ज्यादा ब्लश करने लगा। लगभग 500 लोगों के एक बड़े कबीले का चीफ होने के नाते ऐसा लग रहा था कि दूसरे उसे नीची नजर से देख रहे थे। बर्तन नहीं, जानवरों की स्किन्स नहीं, मवेशी नहीं, यहां तक कि सफेद नमक भी नहीं। चहकते हुए तुम लोग सच में, लेकिन हमारे पास ये सब आइटम्स है। रैट वन ने अनकाइंडली U2 का मजाक उड़ाया। ओह, जरा रुको, तुमने कहा कि तुम्हारे पास ये सब थिंग्स हैं। U2 रैट वन द्वारा मॉक किए जाने पर शुरू में शर्म से थोड़ा गुस्सा था, लेकिन फटने से पहले उसने बारीकी से सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पकड़ ली। हाँ, क्या मवेशी मेरे ठीक बगल में नहीं है, लेकिन हमारा कबीला इसे बाहर ट्रेड नहीं करता। तुमने अभी सफेद सॉल्ट देखा, जानवरों की खालें। मैं ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि हान कबीले के पास कितनी है, लेकिन तुम्हारे 500 से कम लोगों को सर्दियों के लिए गर्म रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात कंटेनर्स की, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हें जितने चाहिए मेरे पास उतने हैं, बशर्ते तुम एक्सचेंज करने के लिए चीजें ला सको। तुम्हें मुझे उस सस्पिशियस नजर से देखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो अपने ही सबॉर्डिनेट से पूछ लो। रैट वन ने गर्व से हान कबीले की दौलत शो की। बिना बढ़ा चढ़ा कर कहे, उसे एब्सोल्युटली विश्वास था कि हान कबीला दुनिया का सबसे धनी कबीला था। कोई अपवाद नहीं। यस नेता, यहां आने से पहले मैंने उनके साथ ब्रेकफास्ट किया था। उनके पास न सिर्फ ऐसे बड़े बर्तन हैं जो खाना और पानी एक साथ बॉयल कर सकते हैं, बल्कि उनके पास कई छोटे बर्तन भी हैं। हर किसी को एक पीस मिलता है, और वो बर्तन न सिर्फ गिनती में ज्यादा है बल्कि बहुत ब्यूटीफुल भी है। मैं सामग्री को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया
ये नहीं बता पाया कि ये पत्थर का था या लकड़ी का, लेकिन उन्होंने इसे बनाया होगा। वे कंटेनर्स बनाना जानते हैं। दस्ते के लीडर ने रैट 1 को अपना जिक्र करते सुना और गवाही देने के लिए जल्दी से आगे आ गया। ये खुद सफेद नमक पैदा करने में सक्षम होना और बर्तन बनाने में एबल होना, ये पहले से ही इनविंसिबल था। ओके, जब तक उनके पास ये दो चीजें हैं, वे किस चीज के लिए व्यापार नहीं कर सकते? ऐसा लगता है कि मैंने अभी भी इस हान कबीले को अंडर एस्टिमेट किया है, लेकिन इस तरह मेरी साइड और भी गरीब लग रही है। बेसिकली ऐसी कोई चीज नहीं है जो सामने वाले को चाहिए होगी। मैं उन अच्छी चीजों को एक्सचेंज करने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकता हूं? U2 ने चिंता से थिंक किया। तुम्हें इन चीजों की बहुत जरूरत होनी चाहिए, राइट? लेकिन तुम्हारे पास एक्सचेंज करने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि तुम्हारे पास काफी लोग हैं। कैसा साउंड करेगा? मेरे पास एक आइडिया है। बर्तन और सफेद नमक पाने के लिए तुम्हें गुड्स देने की जरूरत नहीं है। शायद जानवरों की खालें या उस तरह का क्लॉथ जो मैंने पहना है, वो भी। मुझे नहीं पता कि तुम इंटरेस्टेड हो या नहीं। रैट 1 ने धीरे धीरे नेट समेटना शुरू किया। सामान प्रदान न करें, फिर एक्सचेंज कैसे करें? लोगों से एक्सचेंज करें, वो नहीं वर्क करेगा। रैट 1 की बातें सुनकर U2 स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत अलर्ट हो गया। ओह, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास इतने सारे लोग हैं और हमारे ट्राइब में काम करने वाले लोगों की कमी है। जब तक तुम काम करने में हमारी मदद करने के लिए विलिंग हो, हम तुम्हें कुछ चीजें देने के लिए तैयार हैं। उदाहरण के लिए, घर बनाने में हमारी हेल्प करो। एक इंसान को एक दिन काम करने पर कुछ सफेद सॉल्ट या दूसरी चीजें मिलेंगी, जैसे पानी के बर्तन, कपड़ों के लिए कपड़ा, जानवरों की खालें आदि। और ये लोग अभी भी तुम्हारे ट्राइब से होंगे। तुम जो भी करना चाहते हो वो तुम पर डिपेंड करता है। एनीवे, अगर तुम काम में मदद करते हो तो हम चीजें देते हैं। अगर तुम वर्क नहीं करते हो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कैसा फील होगा? रैट 1 ने हान फोम द्वारा बनाए गए भर्ती तरीकों का सेट फिर से इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार उसका गोल सिर्फ भर्ती जितना आसान नहीं था। वह चाहता था कि सामने वाली पार्टी सीधे हान कबीले में शामिल होने के लिए घुटने टेके। एक व्यापार साझेदारी पर बातचीत करना वर्सेस सामने वाली पार्टी को सीधे कबीले में मिलाना, ये दोनों महज एक कदम दूर लगते थे, लेकिन इनका क्रेडिट जमीन आसमान का फर्क रखता था। शुरुआत से ही रैट 1 सिर्फ बिजनेस की बात नहीं करना चाहता था। उसने ऐसा सिर्फ सामने वाले को धीरे धीरे अपने ट्रैप में फंसाने के लिए कहा था। बिल्कुल, बिना कुछ दिए सब कुछ पाने की ये प्लान, जरूरी जीवन सामग्री की भारी मात्रा के लेन देन के लिए सिर्फ कुछ ताकत बेचना, इस प्राचीन युग में U2 के लिए एक जानलेवा आकर्षण था। यह बहुत सिंपल लग रहा था। बैज घर बनाने जैसे कुछ छोटे कामों में मदद करो और वे आपूर्ति की बड़ी मात्रा को एक्सचेंज कर सकते थे। यह बिल्कुल उनका इस प्राचीन युग में एक बड़ा एडवांटेज लेना था। सबसे कम वैल्यू वाली चीज क्या थी? स्ट्रेंथ। कभी कभी योद्धा पूरे दिन दौड़ते हुए काम करके खुद को थकाकर मार डालते थे और शायद उन्हें एक भी प्रे न मिले, लेकिन अगर वे सिर्फ ताकतें का इस्तेमाल करके स्टेबल आपूर्ति पा सकते थे। अगर रैट 1 ने पर्सनली ऐसा न कहा होता तो U2 इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी न करता। जो कोई भी ऐसा कह सकता था वो या तो मूर्ख था या उसके पास इतनी सप्लाईज थी कि उन्हें रखने की कोई जगह नहीं थी। लेकिन यह हान कबीले का लीडर मूर्ख नहीं लग रहा था। यही कारण था कि U2 बहुत एक्साइटेड लग रहा था। तो तुम्हें कितने में की जरूरत है? वे क्या वर्क करते हैं? साथ ही तुम वो चीजें कैसे दोगे जिसका तुमने प्रॉमिस किया है? क्या ये डेली दिया जाएगा या सब कुछ होने के बाद? U2 ने जेस्चर्स के साथ जल्दी से पूछा। इसके बारे में एंग्शियस मत हो। रही बात एग्जैक्टली क्या काम करना है, मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा सफेद नमक चाहिए। अगर नेता अग्री नहीं होते हैं तो मेरा बताना भी बेकार है। कैसा साउंड करेगा? हमारा ट्राइब यहां से दूर नहीं है, बस 1 या 2 दिन का ट्रैवल है। मैं अब औपचारिक रूप से हमारे हान कबीले की तरफ से टैरो कबीले के नेता को हमारे कबीले में गेस्ट बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। फिर तुम हमारे चीफ से मिलने के बाद उनसे बात कर सकते हो। बिल्कुल फाइन। साथ ही अपनी सच्चाई जताने के लिए कृपया वो गिफ्ट स्वीकार करो जो मैं हान कबीले की तरफ से तुम्हें दे रहा हूं। कोई आकर मुझे 10 बाउल्स दे। बची हुई आधी नमक की बैग भी ले आओ। मैं इसे टैरो कबीले को गिफ्ट के रूप में देना चाहता हूं। रैट 1 ने अपने पीछे के वॉरियर्स को जोर से चिल्लाकर कहा। हान कबीले के योद्धा रैट 1 के रिक्वेस्ट के अनुसार तुरंत चीजें ले आए। 10 बड़े सफेद चीनी मिट्टी के बाउल्स और सफेद नमक की एक छोटी आधी थैली, साथ ही वो छोटी थैली जो उन्होंने पहले ली थी। U2 की आंखों में ये उपहार पहले से ही काफी लक्सुरियस था।
उसे उम्मीद नहीं थी कि जब अभी तक कोई डील भी नहीं हुई है तब रैट वन इतने उदार उपहार देगा। हाउएवर, वो ये नहीं जानता था कि हान कबीले के लिए इसका कोई मतलब नहीं था। इन जैसे सफेद चीनी मिट्टी के प्यालों के लिए हान कबीला एक ही भट्टी की आग में 1000 से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता था, और उनके पास ऐसी 1 से ज्यादा भट्टी थी। ये रियली हमारे लिए है, कुछ भी एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, U2 ने डिसबिलीफ में पूछा। बेशक, चूंकि तुम अब यहां रहते हो, हम नेबर्स कहलाते हैं। यहां आसपास कोई और ट्राइब नहीं है। एनीवे, हम ज्यादा दूर नहीं हैं। हमें आमतौर पर ज्यादा कम्युनिकेट करना चाहिए। आखिरकार तुम्हें वंश वृद्धि की भी जरूरत है, राइट? इसे टेक लो, वरी मत करो। हान कबीला इतनी सी चीज अफोर्ड कर सकता है। इसे हमारे दोनों कबीलों के बीच पहली मीटिंग का उपहार समझो। इस बार मैं तुम्हारे ट्राइब में आया हूं। मैं भी आशा करता हूं कि तुम हमारे हान कबीले में मेहमान बनकर आओगे और सफेद नमक के लेन देने पर डिस्कस करोगे। एनीवे, रैट वन ने उदारता से कहा, तुम्हारे गिफ्ट्स के लिए शुक्रिया। ये चीजें ट्रूली बहुत कीमती हैं। तुम एक अच्छे पर्सन हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड, तुम्हारे नेता को भी नाइस होना चाहिए। मुझे लगता है हमारा सौदा पक्का सक्सेसफुल होगा। वैसे हम तुम्हारे नेता से मिलने हान कबीले कब जा सकते हैं? लगभग ऑटम आ गया है। हर किसी को भोजन स्टोर करने की जरूरत है। इस मामले को जितना जल्दी हो सके सेटल कर लेना बेहतर है। मैं हान कबीले के नेता को अपनी कुछ यूनिक चीजें देने के लिए जल्दी भी जा सकता हूं। U2 ने उत्साह से पूछा, ये कामना करते हुए कि वो अभी उस बहुत अमीर मूर्ख हान कबीले के नेता से मिल ये होप करते हुए कि वहां से कुछ और अच्छी चीजें मिल जाए। इस पर रैट वन ने कुछ पल सोचा और तुरंत एक डिसीजन लिया। कैसा रहेगा अगर हम इस बार नेता द्वारा दिए गए काम को पूरा करने का वेट करें? फिर मैं तुम्हें अपने साथ बैक ले चलूंगा। तुम्हें क्या फील होता है? ये बस 2 या 3 डेज की बात है। एक बार हमें जो चाहिए वो मिल जाए तो हम रिटर्न चले जाएंगे। पहले 2-3 दिनों तक ककून्स जमा करना। वापसी के सफर को जोड़ ले तो हान कबीला ठीक उसी समय चावल हार्वेस्ट कर रहा होगा। उन्हें हान कबीले के विशाल भोजन भंडार और बड़े सिटी का गवाह बनने दे। फिर इस मूर्ख को नेता के पास ले जाएं और उसे बैम्बूजल करें। एक बार जब नेता का हावी होने वाला ऑरा फटेगा तो क्या ये जो कोई भी टैरो कबीला है तुरंत घटने नहीं टेक देगी। तब पूरी चीज के भड़काने वाले के रूप में वह प्राथमिक क्रेडिट का हकदार होगा। रैंट वन ने अपने मन में फैंटेसी बनी। यह प्रॉब्लम नहीं, हम भी कुछ गिफ्ट्स तैयार कर सकते हैं। चूंकि हम पड़ोसी हैं, तुम लोग इन कुछ दिनों के लिए हमारे कबीले के पास कैंप लगा सकते हो। हम पानी के स्रोत के करीब हैं, इसलिए यह थोड़ा कन्वीनियंट है। इसे कम्युनिकेशन बढ़ाना समझो। हान कबीले के रैट वन को इतनी आसानी से बात करते देख U2 अब रिश्ते को इतना स्टिफ नहीं बनाना चाहता था। आखिरकार उन्होंने उपहार दिए थे और चर्चा करने के लिए एक बड़ा दीर्घकालिक आपूर्ति डील थी। उसे थोड़ा ट्रस्ट दिखाना चाहिए। ईमानदारी से उसने मीटिंग को अपने खुद के कबीले में लाने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन हान कबीले ने पहली ही मुलाकात में उन्हें मेहमान बनने के लिए इनवाइट किया था। दोनों की तुलना करते हुए U2 को एम्बैरेस्ड महसूस हुई। बाकी सब छोड़ भी दे तो बोल्डनेस के मामले में वो पहले ही उनसे हार चुका था। वो बहुत बढ़िया है, लेकिन नेता निश्चिंत रहें, हम अपना खाना खुद लाए हैं और तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेंगे। सामने वाले को इनवाइट करते हुए सुनकर रैट वन तुरंत मौके का फायदा उठाने लगा। आखिरकार हान फोन द्वारा दिया गया कोकून जमा करने का टास्क उसके लिए नहीं बल्कि सांचियों के लिए था। उसका मुख्य काम जगह का चुनाव था। शहर के लिए साइट चुनना और आसपास पानी के स्रोत के करीब बड़े खुले मैदान वाली इकलौती जगह मूल शाहबलूत कबीले के रेजिडेंट्स के पास थी। अगर वह वहां नहीं जा सकता तो वह हान फोम द्वारा दिया गया काम कैसे कंप्लीट कर सकता था? उसने अपनी छाती थपथपाकर उस वक्त नेता के सामने गारंटी दी थी। इसके बाद की बातें लॉजिकली आगे बढ़ी। टैरो कबीले का निवास उस जंगल के साफ हिस्से के साउथ में था जो रैट वन ने शाहबलूत के जंगल और घास के मैदान के संगम पर सोचा था। रैट वन और उसके समूह ने टैरो कबीले से कुछ ही दूरी पर बड़े साफ हिस्से के बीच में कैंप लगाया, लेकिन एक दूसरे के काम में दखल दिए बिना। ये इलाके का मुआयना करने के लिए परफेक्ट था। हालांकि U2 ने रैट वन को फिर से उनके निवास में बैठने के लिए इनवाइट किया, लेकिन रैट वन सहमत नहीं हुआ। टैरो कबीले के मामले की वजह से काम की प्रगति थोड़ी डिले हो गई थी। उसे हरी करनी थी। शिविर पहुंचकर रैट वन ने लोगों को गाड़ियों से चीजें उतारने और वहीं शिविर लगाने का ऑर्डर दिया। फिर उसने आधे योद्धाओं को गाड़ियां चलाने और सांचियों और बाकियों को कोकून ढूंढने के लिए शाहबलूत के जंगल तक एस्कॉर्ट करने के लिए भेज दिया।
रैट वन ने खुद बचे हुए कुछ लोगों को लेकर इलाके का सर्वे शुरू किया। इस काम के लिए रैट वन ने दिशाएं मापने के लिए खास तौर पर 2 कंपासेस इस्तेमाल किए थे। फिर उसने और कई योद्धाओं ने बारीक भांग की रस्सी से बने टेप का इस्तेमाल करके आगे पीछे नापा। पहले नदी तक की दूरी, फिर 1000 मीटर की भुजा की लंबाई वाले एक स्क्वायर साफ हिस्से को नापना। साथ ही इसके चारों ओर खाई के लिए कितनी चौड़ाई रखनी है और कहां से पानी मोड़ना कन्वीनियंट रहेगा। खासकर आखिरी बिंद, कृत्रिम नदी का रास्ता धान के खेतों के बदलाव से जुड़ा था और कितने धान के खेत बदले जा सकते हैं, ये अनाज की पैदावार में एक की कारक था। इसलिए बार बार नापने का काम रैट वन का टास्क बन गया। कई लोग घोड़ों पर आगे पीछे रन रहे थे। एक बार नाप हो जाने पर वे निशानी के रूप में जमीन में एक झंडा गाड़ देते, फिर इसे नेता द्वारा दिए गए सफेद कागज पर दर्ज करते ताकि वापस लौटने पर नेता को दिखाने के लिए एक साधारण स्केच तैयार हो सके। टैरो कबीले के कुछ लोगों ने रैट वन के समूह की अजीब स्थिति को नोटिस किया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे थे। और चूंकि सामने वाली पार्टी उनके निवास या खेतों में परेशानी पैदा करने नहीं गई, इसलिए उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया। हालांकि दूसरी तरफ सांगचियों का समूह डिफरेंट था। वे नेता द्वारा बताए गए कोकून ढूंढने गए थे, लेकिन टैरो कबीले को लगा कि वे शाहबलूत जमा कर रहे हैं और 2 बड़ी गाड़ियां अंदर पुल रहे हैं। धत, वे कितने कलेक्ट करने वाले थे। हान कबीले को एक ही बार में सारे शाहबलूत जमा करने से रोकने के लिए U2 ने तुरंत अपने कबीले की महिलाओं को शाहबलूतों को रश में काटने के लिए भेजा। हान कबीले के समूह की निगरानी करने के लिए उसने संग्रह करने वाली टीम को हान कबीले के साथ ट्रैवल करने का भी आदेश दिया, ताकि वे उनसे पहले ज्यादा से ज्यादा जमा कर सके। हालांकि सिर्फ एक दिन के कांटेक्ट के बाद उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। हान कबीले के लोगों के इस समूह ने एक भी शाहबलूत नहीं प्लग किया। इसके बजाय वे हर जगह पेड़ों में कीड़ों को सर्च रहे थे। हैरानी की बात है, एक दोपहर में उन्हें सच में एक तरह का बड़ा हरा मांस वाला कीड़ा और उन कीड़ों द्वारा काटे गए कुछ ककून्स मिल गए। नेता द्वारा बताए गए शाहबलूत रेशम के कीड़ों को पाकर सांगचियो बहुत हैप्पी थी। कम से कम इससे यह साबित हो गया कि नेता ने झूठ नहीं बोला था, सच में ऐसी कोई थिंग थी। इसके अलावा शहतूत के रेशम के कीड़ों से अलग शाहबलूत रेशम के कोकन में अच्छी चमक थी और वे प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर सकते थे। अगर इससे कपड़ा बनाया जा सके तो यह पक्का शहतूत के रेशम से बेटर होगा। और इन शाहबलूत रेशम के कीड़ों के साथ उन्हें हान कबीले में खुद को मजबूती से स्थापित मान लेना चाहिए। अब योगदान की कमी के कारण बेतरतीब ढंग से असाइन किए जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। कोकन को बैच दर जत्था जमा किया गया और वापस शिविर तक ले जाने के लिए गाड़ियों पर लादा गया। फिर उन्हें बड़े खाना पकाने वाले बर्तनों में उबाला गया और ड्राई किया गया। ये 3 दिनों तक कंटिन्यू रहा। रैट वन का जमा करने और नक्शा बनाने का वर्क भी लगभग पूरा हो चुका था। जंगली कोकून शाहबलूत के जंगल में रेयर नहीं थे। 3 दिनों में उन्होंने काफी सारे जमा कर लिए, टोटल 5 या 6 टोकरियां। उन्होंने प्रारंभिक प्रोसेसिंग पूरी कर ली थी। प्यूपा को मार दिया था ताकि वे कभी बाहर न आ सके। रैट वन ने इलाके को भी मोटे तौर पर फिगर कर लिया था। यह मूल रूप से हान फोंग की आवश्यकताओं को मीट कर रहा था। यहां तक कि जो हिस्से फिट नहीं बैठ रहे थे उनके लिए भी उन्होंने फिक्स करने के तरीके ढूंढ लिए थे। अब चूंकि तय की गई तारीख आ गई थी, आखिरकार उनके समेटने और घर जाने का टाइम आ गया था। उस आदमी U2 को हानयांग शहर ले जाकर उसका नजरिया ब्रॉडन करने का समय। रैट वन का मूल समूह इंटैक्ट रहा। एक भी इंसान कम नहीं हुआ, बल्कि टीम में 11 लोग और जुड़ गए थे। टैरो कबीले के चीफ U2 और उनके 10 रक्षक योद्धा। 100 से भी कम लोगों की टोली हानयांग शहर वापस जाने वाले रास्ते पर मार्च कर रही थी। वापसी का सफर आने के मुकाबले ज्यादा इजी था। जो वनस्पति उन्होंने अभी साफ की थी उसे वापस उगने का टाइम नहीं मिला था। रैट वन अभी भी सबसे आगे अपने ऊंचे घोड़े पर सवार था, जबकि मेहमान U2 के पास सवारी करने के लिए कोई हॉर्स नहीं था। वैसे भी वो घुड़सवारी नहीं नो था और अपना अलग रुतबा शो करने के लिए वो पीछे बैलगाड़ी पर बैठ गया। तुम लोगों ने शाहबलूत जमा नहीं किए, बस ये चीजें कलेक्ट की। क्या ये बहुत यूजफुल है? इसे किस चीज के लिए उसे किया जा सकता है? U2 गाड़ी पर बैठा था। उसने अपने बगल वाले बांस की टोकरी से एक मुट्ठी ककून्स निकाले और जिज्ञासा से सांगचियो से पूछा, जो वह भी गाड़ी पर बैठी थी। कपड़ा बुनना, कपड़े मेक करना। सांगचियो का जवाब बहुत कंसाइज था। वो खुद कई चीनी संज्ञाएं नहीं जानती थी और इस आदमी U2 के साथ बातचीत करने के लिए अभी भी हैंड इशारों की जरूरत थी। U2 ने आगे नहीं आस किया। वो सच में इन कोकन को जानवरों की खाल से बने कपड़ों के साथ एसोसिएट नहीं कर पा रहा था।
अगर वे कहते कि ये वो चीज थी जो रैट वन ने पहनी है थी, तो ये वैसी नहीं लग रही थी। ये हान कबीला इंडीड बहुत अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास कई अद्भुत तकनीकें हों। ठीक पानी के बर्तनों और सफेद सॉल्ट की तरह समूह ने पहले जंगल से नॉर्थ की ओर कूच किया। जब वे पहियों के निशानों से भरी एक डर्ट सड़क पर पहुंचे तो वे पश्चिम की ओर मुड़ गए। U2 जानता था कि वह छोटी नदी का डायरेक्शन है। ऐसा लग रहा था कि वे सच में नदी के क्रॉस से आए थे। लेकिन अब उसके दिमाग में अचानक एक क्वेश्चन उठा। अगर हान कबीले का निवास छोटी नदी के वेस्ट तरफ था, तो जिस सड़क पर वे चल रहे थे उसके निशान पूरे रास्ते पूर्व की ओर क्यों जा रहे थे, इतने लंबे कि उनका एंड दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे साफ निशान ऑब्वियसली इंसानों या जानवरों द्वारा नहीं कुचले गए थे। सिर्फ वो परिवहन टूल जिस पर वह अभी बैठा था ऐसे अनोखे निशान दबाकर निकाल सकता था। इसलिए चूंकि वे छोटी नदी के वेस्ट किनारे पर रहते थे, तो पूर्व की ओर इतने आगे तक निशान क्यों छोड़े गए? U2 एक ऐसा इंसान था जो अपने मन में क्वेश्चंस नहीं छिपा सकता था, खासकर जब जिज्ञासा शामिल हो। साफ साफ न पूछने से उसे ऐसा लगता था जैसे सो पंजे उसके दिल को खरोंच रहे हों, जिससे वो रेस्टलेस हो जाता। इसलिए अपने मन के डाउट के बारे में उसने सीधे सांग चियो से पूछा, मैं देख रहा हूं कि यह ट्रेल पूर्व की ओर और भी आगे जाता है। क्या तुम्हारा हान कबीला अक्सर वहां विजिट करता है? उधर क्या थिंग्स हैं? U2 ने स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछा। वहां एक और रेजिडेंस है। मेरे कबीले वाले और मैं उसी रेजिडेंस से आए हैं। हम भी बस कुछ समय पहले ही हान कबीले में ज्वाइन हुए हैं। सांग चियो ने कुछ नहीं हाइड किया, या यूं कहें उसे नहीं लगा कि इसमें हाइड लायक कुछ था। हान कबीले का पावरफुल होना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं थी। हान कबीले का पूर्व में भी एक रेजिडेंस है। एक कबीले को अलग रेसिडेंसेस की जरूरत क्यों है? साथ ही तुम हान कबीले में क्यों ज्वाइन है? क्या उन्होंने तुम्हारे कबीले पर अटैक किया और तुम्हें शामिल होने के लिए मजबूर किया? मैं देख रहा हूं कि इस टोली में एक भी चाइल्ड नहीं है। क्या उन्होंने बच्चों की जान का इस्तेमाल तुम्हें काम करने के लिए फोर्स करने के लिए किया? U2 गैस करने से खुद को रोक नहीं पाया। सांग चियो के मुंह का कोना ट्विच कर गया। वो ये सस्पेक्ट करने से खुद को रोक नहीं पाई कि क्या इस आदमी के दिमाग में छेद था। उसकी कल्पना इतनी रिच थी, उन्हें बच्चों के साथ डराना। क्या हान कबीले को ऐसा करने की नीड थी? उसके कबीले वालों ने आधा साल लूंग कमांडरी में काम किया था और कई कबीलों को हान कबीले में ज्वाइन होते देखा था। फिर भी एक की भी शुरुआत हान कबीले ने नहीं इनिशिएट की थी। वो सब छोटी ट्राइब्स थी जो खुद भीख मांग रही थी। क्या वह एक्सप्लेनेशन काफी नहीं था? हान कबीले में बहुत ज्यादा पीपल है। एक रेजिडेंस उन सबको रख नहीं सकता। तुम भी एक चीफ हो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि अगर बहुत ज्यादा लोग हैं तो एक जगह की भोजन पैदावार उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए एक और रेजिडेंस स्थापित करना होगा। तुम ये समझते हो, राइट? रही बात हमारे हान कबीले में शामिल होने की, तो यह हान कबीले द्वारा थ्रेटन नहीं किया गया था। हम वॉलंटरीली शामिल हुए। हान कबीला पावरफुल है, इतनी बड़ी कि तुम सोच भी नहीं सकते। हान कबीले को ज्वाइन करने का मतलब है बिना भूख के जिंदगी जीना। मेरे कबीले वाले सभी शामिल होने के लिए विलिंग थे और मेरे पास विरोध करने का कोई कारण नहीं था, इसलिए हम शामिल हो गए। सांग चियो ने ऐसे एक्ट किया जैसे ये बस इतना आसान था, अपने हाथ मासूमियत से फैलाते हुए ये दिखाने के लिए कि ये उतना जटिल नहीं था जितना वह सोच रहा था। इस जवाब ने U2 को समवट अवाक छोड़ दिया। उसने एडमिट किया कि हान कबीले के पास सफेद नमक, बर्तन, मवेशी और गाड़ियां थी। ये इंडीड एक ताकतवर कबीला था, लेकिन फिर भी क्या ये दूसरे कबीलों को वॉलंटरीली शामिल करने के लिए काफी होना चाहिए? सही, अगर उन्हें सच में वे चीजें चाहिए थी, तो क्या वे उनके लिए ट्रेड नहीं कर सकते थे? क्या पूरे कबीले का पाला बदलना नेसेसरी था? सांग चियो को लगा कि आगे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने अभी कहा था कि हान कबीले की पावर बाहरी लोगों के लिए सोच से परे थी। बस वेट करो, जब वह इसे अपनी आंखों से देखेगा तो ये प्रॉबली उससे भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर होगा जब वो पहली बार हानयांग शहर पहुंची थी। इस इंतजार ने U2 को ज्यादा वेट नहीं कराया। उन्होंने पहले दिन सुबह सुबह से लेकर तब तक फोर्स मार्च किया जब तक कि उन्हें रुकने और आराम करने से पहले रास्ता दिखना बंद नहीं हो गया। वे दूसरे दिन डॉन पर फिर से निकल पड़े, और चूंकि वे दूसरे दिन नंगी मुख्य रोड पर चले, दोपहर के कुछ ही देर बाद उन्हें छोटी नदी के बहने की आवाज पहले ही सुनाई देने लगी। हान कबीला अप्रोच कर रहा था। हम नदी कैसे क्रॉस करेंगे? इंसानों के लिए तैरकर पार करना फाइन है, लेकिन इन मवेशियों और गाड़ियों पर मौजूद इतनी सारी चीजों का क्या सोल्यूशन? U2 क्यूरियस होकर पूछने से खुद को रोक नहीं पाया।
बस चलकर क्रॉस कर लो। सांग चियो का जवाब काम और स्वाभाविक लग रहा था। वो उस लकड़ी के ब्रिज पर 2 बार चल चुकी थी। पहली बार उसे ये अत्यंत मैजिकल लगा था। दूसरी बार वह सिर्फ हान कबीले की ताकत की एडमायर कर पाई। अब तीसरी बार उस पर चलते हुए वो प्राइड से भरी थी, क्योंकि U2 के सामने वो हान कबीले का प्रतिनिधित्व कर रही थी। वह हान कबीले की मेंबर भी थी। बस चलकर क्रॉस कर लो, बस गाड़ी पर स्टैंड हो जाओ और आगे देखो। सांग चियो ने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। उसे ये कहते हुए सुनकर U2 की क्यूरियोसिटी को अब रोका नहीं जा सका। वो गाड़ी पर खड़ा हो गया और आगे वॉच करने लगा। चिलचिलाती आफ्टरनून की धूप में चमकती छोटी नदी एक चांदी जैसी सफेद जेड बेल्ट जैसी लग रही थी। हालांकि ठीक उनके सामने वो जेड बेल्ट बीच में अब्रप्टली टूटी हुई थी। वहां नदी की सतह पर कुछ पड़ा हुआ सीम हो रहा था। U2 ने जज किया, जवाब मिल चुका था। उसका दिल सडनली अचरज से भर गया। जैसे जैसे दूरी कम हुई वो चीज क्लियर और साफ होती गई। इतनी क्लियर कि उस पर मौजूद हर मोटा लकड़ी का तख्ता देखा जा सके। यह उस बैलगाड़ी से अलग नहीं लग रहा था जिस पर वह सिटिंग था। एक मूर्ख भी देख सकता था कि नदी के पार पड़ी ये चीज मैजिकल हान कबीले के हाथों से आई थी। चालक ने उनसे उतरने के लिए भी आस्क नहीं किया। उसने बैलगाड़ी को सीधे लकड़ी के ब्रिज के ऊपर से चलाया। छोटी नदी को बहुत आसानी से पार कर लिया। प्रक्रिया के दौरान लकड़ी के पुल से एक भी क्रीक की आवाज नहीं आई। ये चीज ट्रूली एक चट्टान की तरह स्थिर थी। हालांकि इस पल में U2 ने इस जादुई लकड़ी के पुल के लिए सरप्राइज की कोई आवाज नहीं निकाली, क्योंकि छोटी नदी के पश्चिमी किनारे के नजारे ने उसके ज्ञान को पूरी तरह से पलट दिया था। उसने नीली काली ईंटों और पत्थरों से बनी उस सिटी को देखा। न सिर्फ वो अनयूजुअली लंबी शहर की दीवार, बल्कि आसपास के नजारे ने भी उसे उतना ही हैरान कर दिया। बैलगाड़ी पर खड़े होने से उसे एक ऊंचा वांटेज बिंदु मिला, जिससे वो मुख्य सड़क के दोनों तरफ के खेतों को आसानी से देख सका। जिन जंगली घासों पर सुनहरी पीली बालियां लटकी थी वे बेहद लशली उगी थी, लेकिन वे बिल्कुल भी जंगली नहीं थी। कतार दर कतार, कॉलम दर स्तंभ, उन्हें अविश्वसनीय रूप से सफाई से व्यवस्थित किया गया था और दर्जनों खाइयों द्वारा चौकोर भूखंडों में बांटा गया था। अगर कोई उसे बताता कि यह नेचुरली उगा था तो वो पक्का उसका सिर फाड़ देता और उसे एक गेंद की तरह लात मारता। HML, मुझसे मत पूछना कि गेंद क्या बॉल होता है। प्रोबेबली वही चीज जिसे वो बच्चे दूर लात मार रहे हैं। समूह जैसे जैसे शहर की दीवार के करीब पहुंचा, U2 खुद को ट्रेम्बल करने से रोक नहीं पाया। इतनी लंबी बिल्डिंग बिल्कुल प्राकृतिक नहीं हो सकती थी। सीधे ईंटों के जोड़ों की वो पंक्तियां उसे प्रूव कर रही थी कि ये एक इंसान द्वारा बनाई गई चीज थी। इसका फंक्शन भी साफ था। टैरो कबीले की बाड़ की तरह जानवरों और दुश्मनों के हमलों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि दोनों के बीच एब्सोल्युटली कोई तुलना नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उस बूढ़ी औरत सांग चियो ने उसे बताया था कि हान कबीले की पावर आम लोगों के लिए सोच से परे थी। धत, कौन इमेजिन कर सकता था कि लोग इस तरह की चीज बना सकते हैं। नहीं, बात यह नहीं है कि वे इसे बना सकते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि मैं सिंपली इसे सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। शहर का द्वार खुला था और ड्रॉब्रिज को खाई के दूसरे छोर पर मजबूती से रखा गया था। हानयांग शहर के आसपास के जंगली जानवरों को बहुत पहले ही क्लियर कर दिया गया था, इसलिए जानवरों के घुसने की कोई चिंता नहीं थी जब तक कि वे चरम के मूर्ख न हों या चरम के आत्ममुग्ध न हों। जबकि बीस्ट शायद ही कभी यहां टहलने की हिम्मत करते थे, क्योंकि इसका मतलब था कि वे पैरों वाले इंसानों के एक बड़े समूह द्वारा खाद के गड्ढे में पच जाएंगे। एब्सोल्युटली कोई दूसरी संभावना नहीं थी। U2 थोड़ा नर्वस था, थोड़ा ऐंठा हुआ। वो शहर में प्रवेश करने से पहले ही गाड़ी से जम चुका था। पैदल चलने पर जोर दे रहा था। वो फीलिंग एक सच्चे आस्तिक के तीर्थ यात्रा पर जाने जैसी लग रही थी। हालांकि वो हर 3 कदम पर सजदा करने और हान कबीले के नेता तक पूरे रास्ते क्रॉल करने की हद तक नहीं गया, फिर भी उसके पैरों का कांपना समान रूप से उसकी बेचैनी दिखा रहा था। उसके पैर, जो सादे छाल के सैंडल में लिपटे थे, पहली बार इतने फ्लैट, ठोस, साफ नीले ईंट के रास्ते पर कदम रख रहे थे। U2 को यह भी नहीं पता था कि पहले कौन सा पैर फर्दर बढ़ाना है। वो सच में इमेजिन नहीं कर पा रहा था। ये अंडरस्टैंडेबल था अगर सिर्फ दीवारें बचाव के लिए लंबी और मजबूत बनाई गई हों, लेकिन निवास के अंदर की सड़कों को इतना सपाट बनाना और ईंटों और पत्थरों से पक्का करना, उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसके पीछे चल रहे दूसरे 10 योद्धाओं की हालत भी ज्यादा बेटर नहीं थी। वे अपने ही चीफ को उलझे हुए भावों के साथ देख रहे थे। ये सोच रहे थे कि इस यात्रा का फैसला सही था या गलत।
स्ट्रीट के दोनों तरफ नीले ईंट के घर सफाई से व्यवस्थित किए गए थे। कुछ बड़े बच्चे आगे पीछे भागते हुए प्ले कर रहे थे। अडल्ट्स अपने खुद के काम में व्यस्त थे। कई कबीले वाले गली के नुक्कड़ों पर पानी के कुओं के पास 2 और 3 के ग्रुप में इकट्ठा हुए, साफ पानी की एक बाल्टी खींची और हंसिया और हल्की फाल को तेज करने के लिए एक तरफ बैठ गए। नेता ने सुबह ग्रेन की कटाई के लिए तैयार होने का आदेश जारी किया था। कल पूरा सिटी व्यस्त खेती का मौसम शुरू करने के लिए लामबंद होगा। मैं सड़क पर भी कई लोग आ जा रहे थे। कुछ भांग की बोरियां और कांच तैयार कर रहे थे। दूसरे चूहे जादूगर और एल्डर के साथ गोदाम साफ कर रहे थे। साल में एक बार होने वाले ऑटम भंडारण के लिए दोनों बुजुर्गों ने खास अहमियत दी थी। हान फोंग की व्यवस्था के बिना उन्होंने कॉन्शियसली निगरानी और कमान का काम ले लिया था। आफ्टरनून में शहर के बाहर पहाड़ पर लकड़ी काटने वाली टोली भी रोजमर्रा के इस्तेमाल और सर्दियों के ईंधन भंडार के रूप में बैलगाड़ियों के साथ लट्ठों और जलाऊ लकड़ी से भरी गाड़ियां वापस ला रही थी। बढ़ीगिरी की वर्कशॉप से गाड़ियां भी तैयार निर्माण सामग्री को शहर के बीच में निर्माण स्थल पर ला रही थी। प्रॉस्परस दृश्य ने इस निवास में मौजूद आबादी को सीधे प्रदर्शित किया, जिसने U2 को बहुत हैरान कर दिया। किसी और चीज की तो बात ही लीव दें। बस इतनी सी देर में उसने स्ट्रीट पर जितने बच्चे देखे वो टैरो कबीले की पूरी आबादी से ज्यादा थे। काम करने वाले वयस्कों की तो बात ही छोड़ दे। इस ह्यूज आबादी के अंतर ने उसे शिकायत करने तक के लिए लाचार छोड़ दिया। सांग चियो ने अभी क्या कहा था, उसे रिमेंबर करते हुए, ये हान कबीले के निवासों में से बस एक है। ईस्ट में ऐसे 2 और शहर हैं। तुम्हें नो होना चाहिए, सही? बहुत ज्यादा लोगों को एक जगह सपोर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए दूसरे निवास खोलने की जरूरत है। ये बातें अभी भी उसके कानों में गूंजती लग रही थी, जिससे U2 खुद को एक बिटर हंसी छोड़ने से रोक नहीं पाया। ये ट्रूली बहुत ज्यादा लोग हैं। रैट 1, जो सिटी प्रवेश करने के बाद सबसे पहले चला गया था, इस समय फिर से उनके पास आया। हॉर्स को किसी अनजान जगह भेज दिया गया था, लेकिन प्रिज्यूमेबली ऐसी कीमती आपूर्ति को रखने के लिए कोई खास जगह होनी चाहिए। रैट 1 ने पहले सांगचियों के समूह को दूर सेंध दिया, उन्हें उतारने और आराम करने और कल पतझड़ की कटाई में हिस्सा लेने के लिए तैयार होने को कहा। फिर उसने टैरो कबीले के बचे हैं 11 लोगों और उनके द्वारा लाए गए गिफ्ट्स की 2 टोकरियों की तरफ देखा। लेट्स चले। मैं अभी चीफ से मिलने गया था और उन्हें बताया, तुम्हारा कबीला सफेद नमक और कुछ दूसरी आपूर्ति का लेन देन करना चाहता है और मात्रा काफी बड़ी है। हमारे चीफ तुमसे बात करने के लिए तैयार है। अब चीफ से मिलने के लिए मेरे पीछे आओ। रैट 1 ने U2 से स्ट्रेट फॉरवर्डली कहा। हाँ, ओह, मुझे पता है। ओके, कोई समस्या नहीं। U2 वेरियस आश्चर्यों से उभरा, यहां आने का अपना मकसद याद करते हुए। वो व्यापार डिस्कस करने के लिए टैरो कबीले के सभी कबीले वालों का प्रतिनिधित्व करने आया था। यह इसकी से जुड़ा था कि क्या वे भविष्य में मजबूती से खड़े हो पाएंगे। तुम्हारे नेता कहाँ है? क्या ये यहां से फार है? U2 ने रैट 1 के साथ चलते हुए आस किया, क्योंकि ये सिटी सच में थोड़ी बड़ी थी, जिससे वो अस्पष्ट था कि हान कबीले के नेता कहाँ होंगे। दूर नहीं है, बस हाउसेस की इस पंक्ति को पार करो और तुम इसे देख लोगे। रैट 1 ने स्माइल किया, U2 को चमकती आंखों से देखते हैं। यह इंसान कोई ह्यूमन नहीं था, वो सॉलिड श्रेय था, क्योंकि जब उसने अभी हान फोंग को स्थिति रिपोर्ट को, तो हान फोंग ने खुशी खुशी उसकी तारीफ की और उसके लिए एक योग्यता दर्ज करने का वादा किया। हालांकि मैटर अभी पक्का नहीं हुआ था। हान फोंग को इस समस्या की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। इस बार हानयांग सिटी को देखने के बाद भले सामने वाली पार्टी तुरंत घुटने न टेके, जब तक माल के लिए श्रम का मॉडल बन सकता है, सामने वाली पार्टी आधे साल से कम समय में झुक जाएगी। हम आ गए, यही बिल्डिंग है, लेकिन तुम सिर्फ 2 वॉरियर्स को उपहार लाते हुए अंदर आ सकते हो और तुम कोई हथियार नहीं ले जा सकते। डोंट चिंता करो, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, रैट 1 ने विनम्रता से कहा। लेकिन U2 का एक्सप्रेशन ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। यहां मेरे सामने ये 3 स्टोरी इमारत शहर की दीवार से भी लंबी है, जहां हान कबीले के नेता रहते हैं। HML प्लॉजिबल लगता है। 3 मंजिला नीली ईंट की ट्यूब इमारत, हालांकि कोई अनूठी वास्तुकला शैली नहीं थी, लेकिन अपनी मौजूदगी से ही अनूठी थी। इस वर्ल्ड में कोई ऐसी इमारत और कहां देख सकता था। तीनों आदमी नर्वस होकर रैट 1 के पीछे ट्यूब इमारत में गए। लंबे कॉरिडोर में दोनों तरफ की कक्षाएं खुली थी, जिनमें अनगिनत मेज और कुर्सियां दिखाई दे रही थी। डोर सभी खुले थे क्योंकि वे नई बनी मेज और कुर्सियां थी, जिन पर काफी तुम तेल की परत थी।
सनी दिनों में दरवाजे और खिड़कियां खोलने के लिए खास कर्मचारी जिम्मेदार थे। इसने U2 और बाकी 2 लोगों को समवट चौंका दिया। वे अंडरस्टैंड नहीं पा रहे थे कि ये सावधानी से गढ़ी गई चीजें किस काम की थी, लेकिन चूंकि वे हान कबीले द्वारा बनाई गई थी, वे पक्का साधारण नहीं थी। ट्यूब इमारत के एक तरफ पहुंचकर रैट 1 ने लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए पहल की, स्वाभाविक रूप से ऊपर चलते हुए। लेकिन टैरो कैबिले के तीनों लोग फिर से हैरान हुए। फिर से लकड़ी के प्लैंक से बनी है। हान कबीला लकड़ी को हैंडल करने में बहुत अच्छा लगता है। हमारे कैबिले के लिए एक फेंकने वाले स्पीयर को तेज करना भी इतना मुश्किल क्यों है? कुछ बौराहे भरने के बाद U2 अपने 2 क्लैंसमैन को ऊपर ले जाता रहा। ऑनेस्टली, उन्हें इन लटकती सीढ़ियों पर चलते हुए सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। फॉर्चुनेटली, सीढ़ियों के एक तरफ दीवारें और रेलिंग थी, इसलिए पहली बार इस चीज पर चढ़ना भी उतना डरावना नहीं था। फाइनली तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। ये एक और लंबा कॉरिडोर था। इस बार दोनों तरफ के कमरे एम्प्टी नहीं थे। कई लोग इनसाइड कुछ काम कर रहे थे। इससे पहले कि U2 केयरफुली देख पाता, रैट 1 उन्हें एक विशाल कक्षा के दरवाजे तक ले आया था। उसने धीरे से दूर के पल्ले पर कुछ बार खटखटाया। अंदर से बोलने की एक वॉइस आई, जो प्रतीत होता है कि अनुमति दे रही थी। तभी रैट 1 उन्हें क्लासरूम में ले गया। ह्यूज कमरा डेस्क, कुर्सियों और बेंचों से भरा था। सिर्फ सामने के हाई मंच पर एक युवा आदमी बैठा था। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी ऑफ उम्र का हुआ हो। उसके सिर पर एक गोल्डन बालों का आभूषण चमक रहा था और उसने अच्छी फिटिंग वाले सफेद लंबे कपड़े पहने थे। U2 को नहीं पता था कि कपड़े किस मटेरियल से बने थे। एनीवे, वे बहुत कीमती थे। सुनहरे बालों के ऑर्नामेंट वाले आदमी ने उसे देखा, मुस्कुराया और अचानक पूछा, तुम टैरो कबीले के नेता हो? मैंने हर्ड है तुम हमारे कबीले से कुछ सफेद नमक और बर्तन बदलना चाहते हो। महान हान के चीफ होने के नाते हान फोंग स्वाभाविक रूप से इतनी छोटी कबीले के नेता के साथ बातचीत करने के लिए हाथ के इशारों का इस्तेमाल नहीं करता। यह उसके स्टेटस को बहुत नीचे कर देता। मोरोवर, ये नखरे दिखाने का समय था। इसलिए उसने चीनी बोली और उसके बगल में खड़े रैट 1 ने जेस्चर्स के साथ अनुवाद किया। यस, हान कबीले के नेता, हमारे कबीले को दिए गए उपहार के लिए शुक्रिया। ये हमारे टैरो कबीले का एक यूनिक भोजन है जो अब आपको चखने के लिए पेश किया जा रहा है। U2 ने बहुत पोलाइटली बोला। कोई चॉइस नहीं थी, वो किसी और की मांद में था। वह पोलाइट होने से खुद को रोक नहीं पाया। मोरोवर, हान कबीले की विशाल ताकत को अपनी आंखों से देखने के बाद वो सिर्फ ये प्रार्थना कर सकता था कि हान कबीला इतनी अमीर हो कि उसके कबीले की छोटी आबादी और सामान को नीची नजर से देखे। अदरवाइज उनके पास सच में सिर्फ भागने का ही रास्ता था। लेकिन सामने वाली पार्टी के पास वो खूंखार जानवर थे जो भागने में अच्छे थे और लोगों को ले जा सकते थे। ऐसा लग रहा था कि वे एस्केप भी नहीं कर सकते। बस एक साई, ओह, उपहार भी है। यह देखकर कि उन्होंने सच में एक तरह का खाना सेंट है, हान फोंग तुरंत इच्छुक हो गया। फूड इस समय में वाकई कीमती था, यहां तक कि हान कबीले के लिए भी। अगर हान फोंग 3 साल पहले यहां न आया होता तो शायद हान कबीला खाने की इन 2 टोकरियों के बदले में एक वुमन को बदल देता, क्योंकि जिन जगहों पर हान कबीला अभी तक नहीं पहुंची थी वहां खाना कभी कभी बहुत स्कैर्स होता था। पोडियम से नीचे आते हुए टैरो कबीले के दोनों योद्धाओं जल्दी से हान फोंग के मुआयने के लिए उपहारों को जमीन पर उनके सामने रख दिया। गिफ्ट के रूप में पेश किए गए ये अरबी स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छे वाले थे, हर एक गोल और बड़ा। वे ऐसे लग रहे थे जैसे पानी से वॉश्ड गए हों। इसलिए हान फोंग ने एक नजर में ही रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये चीज क्या थी। ये तारो है। हालांकि हान फोंग यूजुअली शांत रहता था, लेकिन वह इस पल हैरान होने से खुद को रोक नहीं पाया। ये तारो था। ये पटेटोज के बराबर एक दिव्य कलाकृति थी और हर एक अडल्ट आदमी की मुट्ठी के आकार का था। एक का वजन कम से कम 1 या 2 कैटी रहा होगा। हालांकि हान फोंग को यह चीज खाना पसंद नहीं था और वह तारों से परिचित नहीं था। वो फसलों के इस कंद परिवार के बारे में थोड़ा जानता था। उच्च पैदावार, अरबी आलू और स्वीट आलू से तुलना नहीं कर सकता था, जिनकी पैदावार आसानी से हजारों या 10,000 कैटी प्रति म्यू होती थी। लेकिन हान कबीले के पास पहले से मौजूद कई क्रॉप्स से तुलना करें तो ये बिल्कुल सबसे ज्यादा पैदावार वाली थी। करंटली हान कबीले के बेहतरीन धान के खेत मुश्किल से लगभग 800 कैटी प्रति म्यू पैदावार करते थे। नए लगाए गए कॉर्न कितने भी ब्रेक क्यों न हो, जब तक उन्हें सामान्य रूप से काटा जा सकता है वे शायद इस संख्या से कम नहीं होंगे। अगर अच्छे से किया जाए तो शायद यह 1000 कैटी के निशान को तोड़ दे। ये हान कबीले की 2 मेनस्ट्रीम फसलें थी,
गीली और सूखी। लेकिन अरबी जैसे डर्ट ढेले से तुलना करें तो वे अभी भी एक सिर से ज्यादा छोटे थे। आधुनिक अरबी वैरायटी के हिसाब से कम 3000 कैटी प्रति म्यू पैदावार करता था और 6000 कैटी से ज्यादा होना सामान्य था। अपने सामने रखे अरबी के साइज और आयामों को देखते हैं, अगर एक म्यू जमीन इससे भरी हो तो वह ज्यादा कहने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन कम से कम 4000 कैटी आधार रेखा थी। डैम, इसे एक म्यू प्लांट करना धान के खेतों के 5 म्यू के बराबर होगा। हालांकि अरबी आलू जितना पैलेटेबल नहीं था, इसे एक पूरक अनाज माना जा सकता था। आखिरकार इसके अंदर मौजूद स्टार्च सामग्री असली थी। इसे खाने से सच में पेट भरता था। भले ही वह राइस को पूरी तरह से बदलने के लिए इस चीज को इस्तेमाल करने की उम्मीद ना करे। अगर वे किसी आपदा साल या अकाल का सामना करते हैं तो आपातकालीन राहत के लिए इसे इस्तेमाल करने से न जाने कितनी जानें बच सकती थी। हान फोंग ने एक उठाया और उसे अपने हाथ में तौला। भारी वजन फील किया। वो अंदर ही अंदर एक्सट्रीमली उत्साहित था, लेकिन ऊपर से बहुत शांत था। यह एक्साइट होने का समय नहीं था। टैरो कबीले को सक्सेसफुली कब्जे में लेना मुख्य काम था। जब तक टैरो कबीले को हान कबीले में अब्जॉर्ब किया जा सकता था, क्या उसे इस चीज के स्रोत को न जानने का डर था? मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत पसंद आया। हान कबीले की तरफ से मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं। अब ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं। हान फोंग ने लापरवाही से अरबी को वापस टोकरी में फेंकने का प्रिटेंड किया, एक विनम्र वाक्य कहा और विषय को वापस मूल लेन देन पर ले आया। चीफ हान सीधी बात करने वाले हैं। हम इस बार इसी मैटर के लिए आए थे। तुम्हारे कप्तान शुआ की बात सुनकर जब तक हमारा ट्राइब घर बनाने के कुछ काम में हान कबीले की मदद करने के लिए लोग भेजता है, हान कबीला हमें कुछ सफेद नमक और दूसरी अच्छी चीजें बदल सकती है, जैसे जानवरों की खालें और कंटेनर्स। यह देखकर कि हान फोंग ने गिफ्ट को गंभीरता से नहीं लिया, U2 सीधा पर आ गया। आफ्टर ऑल, सफेद नमक की स्थिर आपूर्ति पर बातचीत करके ही उनका कबीला शांति से यहां रह सकता था। ऑफ कोर्स, यह पहली बार नहीं है जब हमने ऐसा किया है। मैंने सुना है कि तुमने हमारे शहतूत कबीले के क्लैन नेता से भी बात की थी। तब तुमने हर्ड होगा कि शहतूत कबीला हमारे हान कबीले को इसलिए जान पाया क्योंकि उन्होंने आपूर्ति को बदलने के लिए हमारे लिए काम किया था। हान फोंग ने अफर्मेटिवली सिर हिलाया, जिससे U2 की बहुत सी चिंताएं दूर हो गई। तो हमें हान कबीले की किस काम में हेल्प करनी होगी? बस हाउस बनाना, हान कबीले जैसे हाउसेस। साथ ही कहा बिल्ड है। अगर ये यहां हान कबीले में है तो शायद हम न आ पाएं, क्योंकि ये बहुत फार है। हम अपने क्लैंसमैन को इतनी दूर नहीं जाने दे सकते। U2 ने आस्क जारी रखा। हेल, दूर नहीं, एब्सोल्युटली दूर नहीं, क्योंकि जहां हम घर बनाते हैं वो तुम्हारे करंट निवास के ठीक बगल में है। हान फोंग मुस्कुराया, एक सक्सेसफुल मुस्कान दिखाते हुए, जिसने U2 को कुछ हद तक उलझा दिया। हालांकि रैट 1 का ट्रांसलेशन और इशारे सुनने के बाद वो अपनी जगह पर जम गया। फिर गहरा डर और अनीस छा गया। हान कबीले के चीफ, आपका क्या मतलब है? हमारे निवास के बगल में? क्या तुम हमारे कबीले को एनेक्स करने का प्लान बना रहे हो? U2 पूरी तरह से ट्रेंबल रहा था, बहादुरी से पूछते हुए। उसे नहीं पता था कि यह गुस्से की वजह से था या डर की वजह से, लेकिन उसे यह सेंटेंस पूछना पड़ा क्योंकि वो पहले से ही हान कबीले की मुट्ठी में था और सामने वाली पार्टी के पास इतने सारे लोग थे। अगर हान कबीले ने इस समय उसके कबीले पर अटैक करने का प्लान बनाया तो वह एक संदेश भी नहीं भेज सकता था। उसके कबीले वालों को न्यूज नहीं मिलेगी और वे भाग भी नहीं सकते। फाइनल नतीजा साफ था, यह डेफिनेटली पूरे कबीले का पतन होगा। उस समय मारे जाने से बचने के लिए बेस्ट नतीजा सिर्फ जबरदस्ती शामिल होने का रास्ता होगा। बस इसके बारे में सोचकर ही U2 को अपने दिल में चिल महसूस हुआ। क्या सामने वाली पार्टी ने संपर्क की शुरुआत से ही यह योजना बनाई थी? यह बहुत टेरिफाइंग होगा। ऑफ कोर्स नहीं, तुम्हें एनेक्स करने के लिए इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं चाहता तो मुझे बस अपने सभी क्लैंसमैन को एक बार लामबंद करना पड़ता। तुम्हें पता है रिजल्ट क्या होता? हान फोंग ने अपनी इनोसेंस दिखाने के लिए अपने हाथ फैलाए, फिर बोलना जारी रखा। तुम्हें देखना चाहिए था, हमारे हान कबीले में कई लोग हैं और यह कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। एक शहर हमारी सर्वाइवल आवश्यकताओं को बिल्कुल पूरा नहीं कर सकती। सो हमने नदी के पूर्वी किनारे पर 2 शहर बनाए, लेकिन वह काफी नहीं है। अब हमें एक चौथी सिटी बनानी है। लोकेशन वही है जहां रैट 1 और दूसरों ने कुछ दिन पहले नापा था। यह अभी भी तुमसे कुछ डिस्टेंस पर है। तुम्हें यह पता होना चाहिए, राइट? वो तुम्हारी लाइफ को प्रभावित नहीं करेगा। यही मेरा उसे वहां भेजने का रियल मकसद है।
तुम्हें ऐसा कुछ भी गलत फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जमीन चुनने से पहले हमें नहीं पता था कि तुम वहां रहने आ गए हो। एक बात में रैट वन ने तुमसे झूठ नहीं बोला। जिस निवास में तुम अभी रहते हो वो इंडीड हमारे जाने पर छोड़ दी गई थी और हम हर साल उस जंगल में जाते हैं। अदरवाइज हमारे लिए यह जानना असंभव होता कि वह जगह शहर बनाने के लिए उपयुक्त है। हान फोंग ने डिटेल में समझाया। यह एक्सप्लेनेशन बेकार नहीं था। कम से कम हान फोंग खुद ऐसा ही थिंक था। इन आसपास के ट्राइब्स के लिए वो हमेशा सबसे शांतिपूर्ण तरीका बनाए रखता था ताकि अपनी मर्जी से शामिल हो सके। हान कबीला नेचुरली जबरदस्ती कब्जा पा सकती थी, लेकिन पकड़े गए कैदियों को लॉयल और आज्ञाकारी बनाना मूल रूप से असंभव था। रैपिड विस्तार पक्का कोई समस्या नहीं थी, लेकिन बहुत सारे छिपे है खतरे थे। न सिर्फ उसे रोज कंस्ट्रक्शन की चिंता करनी थी, बल्कि उसे हर समय नीचे विद्रोह की बहुत चिंता करनी थी। इसे दूसरे तरीके से कहे तो अगर हान कबीला सच में लोगों के एक जत्थे को कैप्चर कर भी ले तो अपनी मर्जी से काम करने और जबरदस्ती से काम कराए जाने के बीच काम की कुशलता का जमीन आसमान का फर्क होता। सो अगर जबरदस्ती से बचा जा सके तो इसे शांति से सुलझाना सबसे अच्छा था। अदरवाइज हान फोंग उसे इतना नहीं समझाता। वह बस उन्हें वाइप करने के लिए सेना भेज देता। हान फोंग का एक्सप्लेनेशन सुनकर यू2 को अचानक याद आया कि रैट वन और दूसरे कुछ दिन पहले नदी के किनारे लकड़ियों और रस्सियों लेकर दौड़ रहे थे, इसलिए वे उस वक्त जमीन मेजर कर रहे थे। यू2 ने इसे बिलेटेडली महसूस करते हुए सोचना शुरू किया। हान कबीले के चीफ सही थे। वे इंडीड नए आए थे और उन्होंने छोड़े गए निवास पर कब्जा किया था। साइट चुनते समय हान कबीले को नहीं पता था कि वे वहां चले गए हैं। इस एक्सप्लेनेशन में कोई समस्या नहीं थी। इंडीड इसके लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता था। हान कबीले ने इंटेंशनली ऐसा नहीं किया। यह फिगर करने के बाद सिर्फ एक सवाल बचा था। हान कबीला एक सिटी बनाना चाहती थी। वे इसे बिल्कुल नहीं स्टॉप सकते थे। अपोज करने का मतलब सिर्फ एक मौत का रास्ता था। लेकिन अगर हान कबीले का शहर सच में उनके निवास के ठीक बगल में बन गई तो क्या यह अच्छी बात थी या बुरी बात? क्या उसके कबीले को सिटी बनाने में उनकी मदद करनी चाहिए? इसका उसके कबीले के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा? यू2 तुरंत डीप सोच में पड़ गया। ऑब्वियसली एक बार जब वे हान कबीले के शहर के इतने करीब होंगे तो वे अनिवार्य रूप से मिलीजुली रहने की स्थिति में प्रवेश करेंगे। आफ्टर ऑल वे एक ही नदी के पास होंगे, साथ में पानी पिएंगे। वे एक ही जंगल पर रिलाय करेंगे, साथ में लकड़ी काटेंगे। उसे बस इतना नहीं पता था कि क्या हान कबीला हंट करेगी। अगर उन्होंने हंट किया तो शायद शिकार के मालिकाना हक को लेकर विवाद पैदा होंगे। नहीं, रॉन्ग। हान कबीले में इतने सारे लोगों के होते हुए क्या डिस्प्यूट? प्रोबेबली एक बार जब उनके शिकारियों का बड़ा समूह बाहर फैलेगा तो टैरो कबीले की शिकार करने वाली टीम को एक बाल भी नहीं मिलेगा। लेकिन हान कबीले के साथ रहने के बेनिफिट्स भी दिख रहे थे। कम से कम व्हाइट नमक के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। वे उनके साथ डायरेक्टली लेन देन कर सकते थे। दूसरी कई लिविंग आपूर्तियां भी थी, सब बदलने योग्य। बस इतना था कि फ्यूचर में मांस खाना परेशानी भरा होगा। नदी में मछलियों का शिकार करने के अलावा जिससे कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, शायद जंगल का एक भी जानवर उनके हिस्से में नहीं आएगा। फॉर्चुनेटली वे अरबी उगा सकते थे, अदरवाइज खाना भी एक समस्या बन जाता। यू2 तुरंत एक कॉन्ट्रडिक्शन में पड़ गया। ये नहीं जानता था कि क्या चुनाव करे। उनके लगभग 500 लोगों की पूरी ट्राइब एक अच्छी खासी कबीला मानी जाती थी। वे ओरिजिनली ठीक रह रहे थे। नॉर्थ की ओर क्यों गए? क्या ये इसलिए नहीं था क्योंकि दूसरों ने उनके द्वारा डिस्कवर की गई नमक की खदान को ललचाया था? उन शेमलेस हरामजादों ने नमक की खदान के लिए उनसे लड़ने के लिए कई कबीलों को इकट्ठा किया। उनके मूल रूप से 700 से ज्यादा मजबूत कबीले को मारकर अब 500 से कम कर दिया। उन्होंने डायरेक्टली 200 सक्षम सदस्यों को खो दिया, जो एक छोटे से मध्यम आकार के कबीले बनाने के लिए काफी थे। यह देखकर कि वे अब और होल्ड नहीं कर सकते और जारी रखने से जल्दी या देर से पूरी कबीला मिट जाएगी, यू2 बस अपने दांत पीस सकता था और पूरी ट्राइब को उस इलाके को छोड़ने और उत्तर की ओर पलायन करने के लिए ले जा सकता था जहां वे पीढ़ियों से रह रहे थे। अब उन्हें सॉल्ट खदान भी नहीं चाहिए थी। वे सिर्फ एक बैच ले गए जो उन्होंने पहले निकाला था। बाकी उन कुछ कबीलों के लिए छीनने को छोड़ दिया। इस बात पर मत जाओ कि वे कितनी हैप्पीली एक साथ इकट्ठा हुए थे। फिर एक बार जब टैरो कबीला निकल गई और बेनिफिट्स बांटने का समय आया तो वे एक दूसरे का सिर फोड़ देंगे। लेकिन अब माइग्रेशन का रास्ता भी आसान नहीं था। दर्जनों जिंदगियों की कीमत चुकाकर वे फाइनली इतनी दूर चलकर यहां चले आए। सिर्फ आधा साल रुकने,
सर्वाइवर्स के साथ अपने घर फिर से बनाने, खेतों को वापस पाने और फल उगाने के बाद, ठीक जब वे आराम करने और यहां स्वस्थ होने की योजना बना रहे थे, उनका सामना एक हास्यास्पद रूप से मजबूत नेबर से हो गया। नेबर बुरा नहीं था, लेकिन आखिरकार वे एक ही कुल के नहीं थे। वे पॉसिबली दूसरों के लिए अपने खुद के हितों को नहीं छोड़ सकते थे। हान कबीले के पर्सपेक्टिव से टैरो कबीला वाकई बाहरी थी। अब क्या करें? इस पावरफुल पड़ोसी के साथ मेलजोल में रहने की कोशिश करें, या उनसे दूर छिप जाएं और पूरे कबीले के साथ फिर से पलायन करें? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। फिर से मूव नहीं कर सकते। U2 ने अपने दिल में खुद को वॉर्न किया। ऑलरेडी शुरुआती पतझड़ हो चुका था। अगर वे इस टाइम फिर से जाते हैं, तो वे पक्का सर्दियों के आने से पहले सर्दियों में जिंदा रहने के लिए एक सुरक्षित जगह नहीं ढूंढ पाएंगे। उस समय इनसफिशिएंट खाने, अपर्याप्त जानवरों की खालों और हवा से बचने और गर्म रहने के लिए घरों के बिना उनकी पूरी कबीला अलग अलग कारणों से भूखी या ठंड से मर जाएगी। यह एक ऐसा रिजल्ट था जिसे वह नेता होने के नाते बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। लेकिन अगर वे मूव दूर नहीं हुए, तो ठीक उनके बगल में शक्तिशाली हान कबीला थी। U2 इनक्रेडिबली उलझे हुए विचारों में पड़ गया। हाउएवर, हान फोंग परेशान नहीं था। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि सामने वाली पार्टी पहली बार देखते ही घुटने टेक देगी। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, सही? रैट वन ने उन्हें इस वक्त यहां लाने की जिद क्यों की? क्या ये उन्हें हान कबीले की पावर और दौलत दिखाने के लिए नहीं था? अब वे पावर जानते थे, लेकिन उन्होंने सच में अभी तक दौलत नहीं देखी थी। इस एरा में सबसे महत्वपूर्ण क्या था? 10 लोगों से यह क्वेश्चन पूछें और शायद 10 लोग कहेंगे खाना। करेक्ट। सिर्फ इनफ खाना रखकर ही कोई इस युग में अपनी जान बचा सकता था। हान फोंग और रैट वन के थॉट्स एक मौन समझौते पर पहुंच गए। कल पहले उन्हें राइस कटाई देखने ले जाएंगे। हान कबीले की राइस और व्यंजनों का स्वाद चखाओ। फिर उन्हें देखने दो कि ब्रीडिंग क्या है और हान कबीले के विशाल पश भंडार दिखाओ। डायरेक्टली दौलत दिखाओ, शांत बर्ताव करो और एक ही बार में सब डींगे मारो। अगर उसने उन्हें क्रिपल होने तक बेवकूफ नहीं बनाया, तो वो हार जाएगा। हान फोंग ने अपने मन में सोचा, फिर बोला, तुम्हें डिसीजन लेने के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ दिन हान कबीले में रुक सकते हो। हमारा वे जीवन का देखो। हान कबीले के क्लैंसमैन का कोई बुरा इरादा नहीं है। भले ही हम नेबर्स बन जाएं, सिर्फ फायदे ही होंगे। U2 के पास हान फोंग के रुकने के रिक्वेस्ट को मना करने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि वो वापस जाने के लिए ईगर था, लेकिन उसके दौरे का मकसद अभी तक हासिल नहीं हुआ था। सफेद सॉल्ट और दूसरी आपूर्ति का व्यापार अभी तय नहीं हुआ था। सो वापस जाने का क्या मतलब था? यह एक वेस्टेड यात्रा होती। लेकिन अब U2 सफेद नमक पर फिक्सेटेड नहीं था। वो अपने कबीले के फ्यूचर को लेकर चिंतित था। भले ही वह अपनी पूरी ट्राइब को एक बचाव में ले जाना चाहता, यह संभवतः असंभव था। कई 100 लोगों को मूव करना कोई आसान मामला नहीं था। नेगोशिएशंस बेनती जा रही। एक एस्केप असंभव था। चूंकि हान कबीले के चीफ ने उसे रुकने और अपनी कबीला देखने पर जोर दिया था, तो उसे देख ही लेना चाहिए। आफ्टर ऑल, उनके पास इतनी तकनीक थी। वह सिर्फ ऑब्जर्व करके कुछ चीजें सीख सकता था। एक बात स्थिति का सबसे अच्छा बनाने की मानसिकता के साथ U2 और उसके आदमी रैट वन के पीछे हान्यांग शहर के दौरे पर गए। हान्यांग में देखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। रेली, सड़कें सूनी थी। कोई दुकानें या बेकार घूमने वाले नहीं थे। मिस्चिवस बच्चों को छोड़कर यातायात सिर्फ सामान ढोने वाली गाड़ियों की लगातार धारा थी। रैट वन उन्हें वुडवर्किंग कारखाने देखने ले गया, फिर शहर की एक निर्माण साइट पर, और अंत में बुनाई कारखाने और हान कबीले के पशु खेत में। इन जगहों ने परफेक्टली हान कबीले के तकनीकी स्तर और उत्पादकता को दिखाया। हालांकि उनकी टेक्निक्स के खुलने का खतरा था। हान फोंग को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। कुछ चीजें सिर्फ देखने से नहीं सीखी जा सकती थी। वुडवर्किंग का ही उदाहरण ले। यह सिंपल लग रहा था, लेकिन धात के उपकरणों के बिना कोई सच में कितनी दूर तक जा सकता है? बिसाइड्स, भले ही तुम एक जीनियस हो जो इसे एक नजर में सीख सकता है, क्या तुम एक्चुअली इसे बना सकते हो? क्या 500 से कम लोगों की एक छोटी ट्राइब संभवतः पवन चक्की जैसी उच्च तकनीक वाली चीज बना सकती है? कॉन्वर्सली, हान फोंग ने उन्हें लोहारगिरी जैसे उच्च स्तरीय शिल्प नहीं देखने दिए। इस तरह वे टूल्स बनाना या पत्थर से सामग्री निकालना नहीं सीख पाएंगे। उसने उन्हें सबसे बेसिक तकनीक, मिट्टी के बर्तन बनाने से भी दूर रखा। यह सिंपली बहुत आसान था। एक नजर और तुम प्रिंसिपल समझ जाओगे। मिट्टी को डिजायर्ड रूप में आकार दो और उसे आग में तपाओ।
एक बार जब तुम प्रिंसिपल जान जाते हो तो तुम कुछ कोशिशों के साथ इसे समझ सकते हो। तुम शायद फाइन मिट्टी के बर्तन बना पाओ, लेकिन काम चलाओ बर्तन बनाना आसान था। हान फोंग का आइडिया आसान था, दूसरे कबीलों को कंट्रोल करने के लिए बर्तनों के निर्माण पर एकाधिकार करना। यह हान कबीले के पीसफुल विकास की नींव थी। अगर दूसरे कबीलों के पास भी धातु, नमक और मिट्टी के बर्तन जैसे वाइटल संसाधन होते और हान कबीला अब उन्हें उत्पादन के जरिए काबू नहीं कर पाती, तो उन्हें ताकत का सहारा लेना पड़ता। दूसरे मेथड्स भी थे, लेकिन ज्यादातर लागू करने में बहुत धीमे थे और हान फोंग के पास इंतजार करने का समय नहीं था। सो यही इकलौता रास्ता था। दौरे के बाद U2 और उसके आदमी एक डेज में थे। इस हेवन डिफाइंग तकनीक द्वारा लाए गए वैचारिक झटके बहुत तीव्र थे, जिन्होंने बेरहमी से उनके मूल विश्व दृष्टिकोण को चकनाचूर कर दिया था। जब वे उस आफ्टरनून अपने आवासों में वापस आए तो वे उन ज़ॉम्बीज की तरह थे जो सिर्फ एक वाक्य बार बार दोहराने में सक्षम हों। सो ये इस तरह किया जा सकता है। पशु फार्म में उसका सामना पहली बार पशुपालन के विचार से हुआ था, जबकि उसके खुद के लोग अभी भी अपनी जिंदगी की शर्त लगा रहे थे। हान करने के लिए पूरे पहाड़ों पर भाग रहे थे। हान कबीले की एक सुअरी ने 12 बच्चों को जन्म दिया था। हर दिन बस कुछ वाइन्स इकट्ठी करके उन्हें मांस में बदला जा सकता था। क्या एडवांस्ड विचार था। उन्होंने क्रॉप्स लगाना सीख लिया था, इसलिए उन्हें इकट्ठा करने के ऊपर खेती का फायदा समझ आ जाना चाहिए था, जो कि शिकार के ऊपर पशुपालन के फायदे यानी स्थिरता के ही समान था। येट शुरुआत से अंत तक उन्होंने कभी भी इस सबक को दूसरे क्षेत्रों में लागू करना नहीं सीखा। एक और बात, जबकि वे अभी भी सर्दियों के लिए जानवरों की खालों की चिंता कर रहे थे, हान कबीला पहले ही क्लॉथ बनने के लिए अपनी पालतू भेड़ों से ऊन कतर रही थी। अपनी खुद की ट्राइब से अलग, जो गर्मी के लिए पहले जानवर को मार देती थी और फिर खाल उतारती थी, उन्होंने जिंदा भेड़ से ऊन कतर लिया, जिससे उसे वापस उगने का मौका मिला। इस तरह वे एक लिमिटेड संसाधन का असीमित इस्तेमाल कर सकते थे। उनके एडवांस सोच को देखो और फिर देखो कि उसकी खुद की कबीला क्या कर रही थी। हाइड के लिए भेड़ को मारना अंडे पाने के लिए मुर्गी को मारने या सारी मछलियां पकड़ने के लिए तालाब को सुखाने से अलग नहीं था। उन्होंने रीयूज किया और कई पैदावार पाई, जबकि उसके लोगों ने इसे एक बार का सौदा बना दिया था। कितनी शेमफुल बात थी। जैसे ही उसने इन जगहों पर विचार किया, टाइम बीतता गया और जल्दी ही हान कबीले के जीवन जीने के तरीके को हर संभव पहलू में बढ़ावा देने के लिए रात के खाने का टाइम आ गया। U2 और उसके आदमियों से यहां तक कि अपना भोजन खुद कुक करवाया गया।